वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। मैं आशा करूंगा कि आप लोग की ये दिवाली जो है वो काफी अच्छी रहे, काफी हेल्दी रहे, काफी प्रोस्पेरस रहे। आप लोग की जो भी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी हो, यानी कि जल्दी से जल्दी आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो पोस्ट आप लोगों को मिले और अच्छे से खुशी खुशी आप लोग अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलें। और देखिए, ये एक ऐसे त्योहार होते हैं आप लोग की जिंदगी में एक नया दीप जलाकर जाएगा। इन त्योहार को बिल्कुल दिल से लगाकर एंजॉय करिए, क्योंकि ये आप लोगों की जिंदगी की जो भागदौड़ वाली लाइफ होती है उससे थोड़ा सा हटके आप लोगों की लाइफ में एक प्यारी सी भीनी सी खुशबू लेकर आता है, जो कि आप लोगों को एक नई एनर्जी देता है। और ये एनर्जी फिर आप लोग आगे अच्छे से यूटिलाइज करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो इसलिए अच्छे से अपने फैमिली, यार, दोस्त, रिश्तेदार के साथ में अच्छे से ये जो दिवाली है सेलिब्रेट कीजिएगा और फिर आगे सही तरीके से अपने गोल को आगे लेकर चलना है। तो काफी प्यारा, काफी इंटरेस्टिंग और काफी शानदार ये डिस्कशन रहने वाला है। पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, क्योंकि काफी कुछ वीडियो के एंड तक आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। आप लोगों में से एक बच्चे के द्वारा पेपर सेंड किया गया था यहाँ पर ये स्टेट पीसीएस का। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे। ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पर आप लोगों के सामने डायग्राम दे दिया गया है और डायग्राम में बेसिकली 4 लोकेशन दे रखी हैं, 1, 2, 3 एंड 4। चारों लोकेशन के जो नाम है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मुझे इसलिए लगा, ये 4 ऑप्शन के साथ में फिर आप लोगों को यहाँ पर आंसर देखने को मिलेंगे। इनको बेसिकली मैच करना है कि कौन से ऑप्शन में सही सेट बैठता है। तो यहाँ पर ए में बोला गया, इसको बोला गया यहाँ पर सैन साल्वाडोर। बी में बोला गया ग्वेटमाला सिटी। सी में बोला गया है ये है यहाँ पर गापाला, ठीक है, गाल्पा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है ये है यहाँ पर मानागुआ। तो आप लोगों को बताना है कौन सा सही है यहाँ पर। तो इसको आप लोगों को बेसिकली मैच करना है और ये आंसर है यहाँ पर। इनके कौन सा सही है। ए में बोला गया यहाँ पर बी सी डी ए, बी में बोला गया सी बी डी ए, सी में बोला गया बी सी ए डी और डी में बोला गया सी बी ए डी। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 देखता हूं कौन सही आंसर देता है। काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के बन गए हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको कोशिश कीजिए अटेम्प्ट करने की। ठीक है, लेक्चर आज का काफी शानदार रहेगा। 2 पार्ट में ये लेक्चर डिवाइड रहने वाला है। स्टार्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली एडिटोरियल वाला पोर्शन और फिर एंड में आप लोगों को न्यूज एनालिसिस देखने को मिलेगा। तो अच्छे से टकटकी लगाकर लेक्चर को देखना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप लोगों को नोट डाउन करनी है। आप लोगों को लगता होगा नोट डाउन करने लायक, तो उनको जरूर नोट डाउन कीजिएगा, तभी आप लोग चीजों को लंबे समय तक याद भी रख पाओगे। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ में आप लोगों को लगता है कि पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड करनी है, तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। सारी चीजें आप लोगों को एक जगह इकट्ठी मिल जाती है यहाँ पर, और 2 क्वेश्चन भी मिलते हैं आप लोगों को रेगुलरली, उनको भी आप लोग अटेंड कीजिए, ताकि अच्छे से आप लोग एक तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, क्वेश्चन डेली आप लोगों के सामने यहाँ पर रहते हैं। 2 क्वेश्चन रहते हैं डेली, उनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। कई सारे बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। एक तो वही क्वेश्चन रहता है जो यूपीएससी में पूछा गया डेली, और एक रहता है जो मैं आप लोगों को डेली डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे काफी अच्छे से आंसर लिखते हैं, आप भी पार्टिसिपेट किया कीजिए। ओके, सबसे पहले जो आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, ये बेसिकली बात करेंगे, कई बार आप लोगों ने सुना होगा बाई पोल, बाई इलेक्शन, आखिर क्या होते हैं ये। ठीक है, क्यों आखिर यहाँ पर ये कंडक्ट कराए जाते हैं और इनके बारे में क्या क्या बातें हैं। तो कई सारी जो बातें आप लोगों को बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कई बार एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो पहले आर्टिकल है, फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये बात करेगा बाई इलेक्शन के बारे में। बाई इलेक्शन क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा इनको बाई इलेक्शन या फिर स्पेशल इलेक्शन भी बोला जाता है इनको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और फिलीपीन के अंदर। पर लेकिन हमारे देश के अंदर इनको बाई पोल के नाम से जानते हैं। बाई पोल या फिर बाई इलेक्शन आप लोग बोल देते हैं। नॉर्मली आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में 2014 में जो थे वो इलेक्शन हुए थे। 2014 से लेके अगर अभी आप लोग बात करते हैं 2015 तक, 2014-15 से लेके अगर बात करते हैं 2019 तक का हमारे देश में क्या रहा है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन रहा गवर्नमेंट का। पर लेकिन अब फिलहाल क्या हुआ, यहाँ पर 2019 में फिर से इलेक्शन हुए और फिर यहाँ पर 2024 तक का ये टाइम ड्यूरेशन आप लोग को देखने को मिल रहा है। अब इस ड्यूरेशन के बीच में जिसे 5-5 साल के गैप में इलेक्शन हो रहे हैं, अगर पता चला कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उसकी डेथ हो गई, ठीक है, या फिर उसके ऊपर कोई क्रिमिनल का चार्ज लग गया, उसको अपनी सीट खाली छोड़नी पड़ गई, या फिर कोई भी ऐसा रीजन बन गया, जैसे कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा एक पर्टिकुलर पर्सन जो है एक से ज्यादा सीट से इलेक्शन लड़ता है। 2014 में अपनी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा 2 सीट से इलेक्शन लड़े थे। एक तो थी बनारस और दूसरी थी गुजरात में। गुजरात वाली सीट का नाम चलिए आप लोगों को बताना है कौन सी थी। ठीक है, तो जब 2 सीट से इलेक्शन लड़ा जाता है तो एक सीट किसी एक को चूज करना होता है, तो एक खाली हो जाती है, तो फिर वहां पर आप लोगों को बाई इलेक्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इसके तरीके से यहाँ पर कई सारे रीजन होते हैं जब बाई इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक सिंगल पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जब उसको फिल करने के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं तो इनको नॉर्मली आप लोग बाई इलेक्शन, बाईपोल या फिर स्पेशल इलेक्शन भी कई सारी कंट्रीज के अंदर बोला जाता है। तो पहले तो इंपॉर्टेंट ये एक बात है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं किसके बेस पर ये इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का है यहाँ पर ये, जिसके हिसाब से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर कोई सीट ऐसी खाली हो चुकी है तो फिर उसको भरने के लिए 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन रहता है कि इस वैकेंसी को फिल करो, तो उस वैकेंसी को फिल किया जाता है। पर लेकिन कुछ कंडीशंस भी हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे। कुछ रीजन है, जैसे कि मान लीजिए कंडीशन ऐसी बन गई कि इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए जा सकते, जैसे अभी कोरोना वायरस के चलते आप लोगों को देखने को मिला काफी बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो अगर इलेक्शन कमीशन और सेंटर को लगे कि यहाँ पर ऐसा माहौल नहीं है, डिफिकल्टी है इलेक्शन कंडक्ट कराने में, तो फिर इसको आगे भी लेकर चला जा सकता है। दूसरा यहाँ पर अगर लग रहा है कि 1 साल से कम बचा हुआ है टाइम ड्यूरेशन, मान लीजिए यहाँ पर 2000 अभी जैसे 2014 में जैसे इलेक्शन हुए थे, ठीक है, अगर पता चला यहाँ पर 2019 में इलेक्शन होने में 6-7 महीने बचे हुए हैं, और मतलब 6-7 महीने या फिर उससे कम बचा हुआ है या फिर थोड़ा सा हल्का सा मतलब 8 महीने बचे हुए हैं, उसी टाइम पर कोई सीट खाली हो गई है, तो फिर वो जनरल इलेक्शन के साथ में ही हो जाएगा, फालतू में क्यों अलग से जो है टंडेरा लेकर बैठना है। तो ये बातें आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इसके चलते बोला जा रहा है कि जो एक तरीके से टाइम ड्यूरेशन है जो बचा होना चाहिए वो एक तरीके से इज नॉट लेस देन 1 ईयर, यानी कि 1 साल से ज्यादा का टाइम अगर बचा हुआ है इलेक्शन कंडक्ट कराने में तो ही यहाँ पर बाई इलेक्शन होंगे, वरना बाई इलेक्शन बाईपोल नहीं होंगे। तो ये स्टेटमेंट देकर एग्जाम में कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अगर आप लोग एग्जाम के पेपर उठाकर देखे होंगे आप लोगों ने, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जो मैंने अभी बताया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा 2 सीट से इलेक्शन लड़ा गया, बनारस वाली रख ली और दूसरे वाली छोड़ दी गई, तो इस टाइम पर ये आर्टिकल 101 यहां पर आता है, ठीक है। पर्सन जो है यहां पर इसके बारे में बात करता है, इट सेज दैट इफ ए पर्सन इज ए मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, और ही और सी लूज मेंबरशिप ऑफ वन, ठीक है, तो बात की जा रही है कि इफ ए पर्सन इज एन एमपी और गेट इलेक्टेड एज एन एमएलए, यानी कि एक तरीके से पता चला पर्टिकुलर पर्सन जैसे इससे मनोहर पारिकर जी को क्या किया गया था जब स्टार्टिंग में वो गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, फिर उनको सेंटर में लेकर आ गए, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा हो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन आज के दिन में सेंटर में काम कर रहा है, उसको स्टेट में भेज दिया चीफ मिनिस्टर बनाकर, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर सीट छोड़नी होती है और 14 डेज का टाइम ड्यूरेशन उसको दिया जाता है। तो कोई भी ऐसा मुद्दा अगर बनता है यहाँ पर, कोई इस तरीके से इलेक्शन होकर आता है, किसी को कहीं इस तरीके से सेंटर से स्टेट में और स्टेट से सेंटर में पहुंचा दिया, या फिर 2 सीट से इलेक्शन लड़कर आ रहा है, तो उस टाइम पर भी एक सीट खाली हो जाती है, तो वहां पर भी आप लोगों को इलेक्शन जो है वो लड़ने होते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी बाई इलेक्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो बाई इलेक्शन कई बार आप लोगों को यहाँ पर ये जो सामने निकल कर आते हैं, यहाँ पर ये कई सारे तरीके से आप लोगों को कई सारी चीजें दिखाते हुए नजर आएंगे, जैसे कि कई बार बाई इलेक्शन को देखकर यह भी कोशिश की जाती है कि एक रुख तय किया जाए कि हाँ किस रुख में चीजें चल रही हैं, यानी कि मान लीजिए बाई इलेक्शन में कोई सेंटर में गवर्नमेंट है और बाई इलेक्शन में हार गई, तो उसको चेक एंड बैलेंस मिल जाता है कि तुम सही काम नहीं कर रहे हो, 5 साल का जो टाइम ड्यूरेशन तुमको मिला है इफेक्टिवली आप लोग इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उसको वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करे, एक चेक एंड बैलेंस का काम करेगा यहाँ पर बाई इलेक्शन, ठीक है। और जो पार्टी हार रही है अगर वो जीत जाते हैं तो उसको एक आशा की किरण मिलती है कि हाँ कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है, उन्हें अच्छे दिन आने वाले हैं, तो कुछ ऐसी चीजें भी आप लोग को देखने को मिल जाती है। तो अभी उसी के चलते बात की जा रही है लोकसभा की 3 सीटों के लिए और यहाँ पर असेंबली की 29 सीटों के लिए 13 राज्य में और अभी यहाँ पर यूनियन टेरिटरी के अंदर इलेक्शन देखने को मिले। तो बोला जा रहा है कि ये जो इलेक्शन यहाँ पर इनका जो रिजल्ट आया ये एक मिक्स बैग है। मिक्स बैग मतलब ये मिला जुला अब रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहीं सेंटर में यहाँ पर एक तरीके से बीजेपी हार गई तो कहीं कांग्रेस हार गई और कहीं पर स्टेट के अंदर में एक जीत गई तो दूसरी हार गई। तो वेस्ट बंगाल जो टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस है वो अच्छी खासी सीटें जीत कर आई, उसकी तो बल्ले बल्ले रही, पर बीजेपी जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर काफी कुछ हार गई यहाँ पर, ठीक है। एक तो लोकसभा की सीट और 3 असेंबली की सीट हार गई कांग्रेस से, पर लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर वो अच्छे से जीत गई 2 असेंबली की सीट और यहाँ पर 1 लोकसभा की सीट यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसा नहीं है कि ये देखने को मिला कि बहुत अच्छे से कोई जीत रहा है और बहुत अच्छे से कोई हार रहा है, एक मिक्स रेस्पॉन्स देखने को मिला। आसाम के अंदर यहाँ पर जो ऑल 5 जो असेंबली सीट है यहाँ पर वो बेसिकली विद रीजनल अलाई, ये यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा आप लोगों को देखने को मिलेगा, डिस्प्लेस कर देगा इन 1 में। यानी कि आप लोग को ये याद नहीं रखना है यहाँ पर कुछ भी ऐसा कौन जीता है कौन हारा है। बेसिक मुद्दा यहाँ पर ये आप लोगों से ये पूछे जाते हैं कि बाई इलेक्शन क्या होता है, क्या क्या किस तरीके से कंडक्ट कराए जाते हैं। बाकी यहाँ पर अगर बात करें कुछ और बातें बताई गई, जैसे कि बात की जा रही है यहाँ पर हुजूराबाद असेंबली तेलंगाना के अंदर यहाँ पर बेसिकली टीआरएस जो डिफीट हो गई। अगर कोई पर्टिकुलर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो अब तक वहां पर जिसका ज्यादा दबदबा नहीं था और वहां पर वो आकर दबदबा बनाने स्टार्ट कर दे तो वो थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसिस हो जाता है, जो कि अभी तेलंगाना में देखने को मिला। बल्कि जहां पर तुम ऑलरेडी दादागिरी दिखाते हो वहां पर हार जाओ तो दिक्कत हो जाती है। जैसे यहाँ पर बीजेपी की
यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिली कर्नाटक के अंदर में, ठीक है। तो होम डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के तो वहां पर डिफीट देखने को मिली। तो इस तरीके से तो अभी अगर ओवरऑल आप लोग इस आर्टिकल को देखेंगे तो राइटर ये बोलते हैं कि अभी ऐसा नहीं बोल सकते जैसे कि बहुत ज्यादा पढ़ना, इनके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करना, कोई ऐसा रिजल्ट निकाल कर लेकर आ नहीं रहा है कि एक तरीके से आप लोग बोल सके काफी कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बोला जा रहा है कि एक तरीके ज्यादा ध्यान देने वाले पॉइंट ज्यादा है नहीं, पर लेकिन कुछ पॉइंट अगर आप लोग देखोगे तो अभी अपोजिशन के हाथ में कुछ तो है कि हाँ उनको लग रहा है कि आगे चलकर चीजें चल सकती हैं, ठीक है। तो वो अभी अच्छे से चीजों को लेकर चल सकती हैं आगे। इसी के साथ में यहाँ पर अभी भी ऐसा नहीं कि बहुत कुछ इनके पास में प्लान है कि नेशनल को लेकर प्रोग्राम बना रखे, लीडरशिप को लेकर प्रोग्राम बना रखे, तो अपोजिशन भी अभी इतनी ताकतवर है नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं आप लोग यहाँ पर लगा सकते कि हाँ देश का मूड जो है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, आगे कोई इलेक्शन होता है तो कौन जीत कर आएगा, तो इससे कोई अंदाजा ऐसा आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बातें यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। इनके बोला यह गया कि हाँ ठीक है आप लोगों के सामने सारी चीजें, पर लेकिन रियलिटी में अगर आप लोग ग्राउंड लेवल पर जाकर देखोगे तो कुछ ऐसा चेंज आप लोगों को ज्यादा नजर आएगा भी नहीं। ऐसी बात बोली जा रही है कि हाँ ठीक है जीत कर आगे, ऐसी बातें हैं, ठीक है। तो ये बातें यहां पर समझाई गई है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था बेसिकली किसके बारे में, बाई इलेक्शन के बारे में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर जीएसटी के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन बना, ठीक है। तो जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन क्या था, स्टेट पीसीएस के अंदर भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया अभी। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अगर कोई पूछ ले जीएसटी के बारे में कुछ बेसिक्स कि जीएसटी यहाँ पर स्टार्ट कैसे हुआ नॉर्मली, तो हमारी कंट्री में 2003 में यहाँ पर बेसिकली केलकर टास्क फोर्स बनाई गई, ठीक है। उसको बोला गया कि इनडायरेक्ट जो टैक्स होते हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिव एक जीएसटी के अंदर में लेकर आना है, यानी कि सब्स्यूम करना है। यानी कि बोला यह गया कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसके अंदर मैक्सिमम इनडायरेक्ट टैक्स को आप लोग लेकर आओ। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है आप लोग उसको टैकल कर पाओगे। देखिए होता क्या है, नॉर्मली डायरेक्ट दो तरीके के टैक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कोई टैक्स हो गया तो दो तरीके से यहां पर निकल कर आते हैं, एक को बोलते हैं आप लोग बेसिकली डायरेक्ट टैक्स और दूसरे को आप लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं यहाँ पर आप लोग एक फंडा देखने को मिलेगा कि जनता से डायरेक्ट कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि आप लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। या कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स पे करती है तो उसको बेसिकली कॉर्पोरेशन टैक्स, उसको कंपनी का डायरेक्ट टैक्स या कंपनी का इनकम टैक्स भी बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आप लोग को देखने को मिलता है। पर लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में मान लीजिए आप लोग मार्केट से कुछ खरीद कर लेकर आए, लैपटॉप, मोबाइल या कोई भी छोटी मोटी चीज, पेंसिल वगैरह भी खरीद कर लेकर आए, तो उस पर आप लोग टैक्स पे करते हैं। तो हर एक इंसान जो है आज के दिन में वो टैक्स पे कर रहा है। ऐसा कहीं नहीं है कि कोई ऐसा भी हो कि यहाँ पर टैक्स पे न कर रहा हो, तो हर एक इंसान यहाँ पर आज के दिन में टैक्स पे कर रहा है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग को यहाँ पर इस चीज के लिए कि हम लोग अकाउंटेबल ठहराए गवर्नमेंट को, क्या टैक्स तो पे कर रहे हैं पर आप लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हो। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो वो एक तरीके से चीजें सही रहती है कि अकाउंटेबल होनी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात है, कोई पूछा आप लोग से डायरेक्ट टैक्स अच्छा है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स अच्छा है जनता के ऊपर लगाया जाए, तो याद रखना यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स हमेशा अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जो रहता है वो एक प्रोग्रेसिव टैक्स रहता है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि अमीरों पर ज्यादा लगाया जाता है और गरीबों पर कम लगाया जाता है। जिसके पास में जितना पैसा उतना ही ज्यादा उसको इनकम टैक्स या फिर कॉर्पोरेशन टैक्स देना पड़ेगा। पर लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा रहता है, ये रिग्रेसिव रहता है। रिग्रेसिव मतलब चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, अगर किसी ने कोई मोबाइल खरीदा है, किसी ने कोई लैपटॉप खरीदा है, किसी ने कुछ भी मार्केट से सामान खरीदा है, सबको ये इक्वल ही पे करना है। तो इसलिए मैक्सिमम वो कंट्री जहां पर काफी सारे लोग खुश रहते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स आते हैं, प्रोस्पेरस कंट्री है, उनमें हमेशा डायरेक्ट टैक्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये हमेशा बोला जाता है कि अगर आप लोग एक अच्छी सोसाइटी, हल्ती फुलती सोसाइटी आप लोग को बनानी है, खेलती कूदती सोसाइटी, तो वहां पर डायरेक्ट टैक्स के ऊपर आप लोगों को ज्यादा फोकस देना है एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को जितना ज्यादा कम कर सकते हो उतना ज्यादा कम करो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स में भी अगर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर पेपर आप लोगों ने उठा के देखे होंगे, तो इस तरीके से आप लोगों के माइंड में अगर क्लैरिटी रहेगी कॉन्सेप्ट को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। आखिर आर्टिकल क्यों आया, जीएसटी जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसके बारे में ये आर्टिकल है। और वो इसलिए है क्योंकि अभी जीएसटी का जो कलेक्शन है ये काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिला, यानी कि 1,30,127 करोड़ रुपए यहाँ पर जीएसटी का कलेक्शन देखने को मिला बेसिकली अक्टूबर के महीने में। यानी कि अक्टूबर के महीने में जो कलेक्शन अभी दिखाया गया है, इसका मतलब ये कि सितंबर के महीने में कलेक्शन आया है। तो सितंबर के महीने का अगले महीने शो किया जाता है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे न्यूज़पेपर जो है वो आप लोगों का अभी मैं डिस्कस करूँ, ये कल का न्यूज़पेपर है, यानी कल जो भी खबर हुई थी वो सारी इकट्ठी कर मॉर्निंग में आप लोगों के सामने न्यूज़पेपर आ जाता है। तो यानी कि कल की घटित खबरें हैं ये, अगर आज न्यूज़पेपर सुन रहे हो आप लोग, तो इसका मतलब ये है कि
यहां पर इसी तरीके से जो अभी जीएसटी आप लोगों के सामने आ रहा है, ये जीएसटी ये है बेसिकली सितंबर के महीने का, जो कि अक्टूबर में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो अभी काफी अच्छा खासा यहां पर देखने को मिला, और इसको बेसिकली लगभग सेकंड हाईएस्ट भी बोला जा रहा है, जो यहां पर लास्ट टाइम देखने को मिला था। तो ये बोला जा रहा है कि रिकवरी चल रही है, पर लेकिन फिर भी ये एक तरीके से ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी रिकवरी आप लोग बोल सकते हैं, अभी भी चीजें फर्जाइल है। फर्जाइल का मतलब अभी ऐसा नहीं कि बहुत पक्की हो गई, सारी चीजें सही देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा बेसिकली टैक्स पॉलिसी को लेकर, टैक्स पॉलिसी के अंदर चेंज लेकर आना पड़ेगा, एक प्रोडक्टिव साइड में आप लोगों को चीजों को लेकर चलना पड़ेगा, जब चीजें सुधरेंगी। अगर इसके बारे में थोड़ी सी आगे मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट है, जैसे कई सारे टैक्स इसके अंदर सब्ज्यूम किए गए, ठीक है, जैसे कि सेंट्रल स्टेट टैक्स हो गया, यहां पर इंटर स्टेट टैक्स हो गया, या जैसे वैट वगैरह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कई। तो इस तरीके से यहां पर इसको लेकर आया गया। जीएसटी बेसिकली एक रिफॉर्म के तरीके से लेकर लाया गया यहां पर, जिसके चलते देखिए नॉर्मली क्या होता है, स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर को एक अच्छा खासा काम मिल गया, मिलकर सेंटर के साथ में काम करने के लिए। तो इसलिए इसको फेडरल सिस्टम का एक मजबूत ढांचा भी क्रिएट करने के लिए इसकी सराहना की जाती है। क्यों? फेडरल सिस्टम क्या होता है, संघवाद का ढांचा, जब सेंटर और स्टेट मिलकर काम करते हैं, यानी कि 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी जब साथ में आकर मिलकर काम करेंगे, तो ये फेडरल सिस्टम संघवाद का ढांचा बनेगा। तो उस संघवाद के ढांचे के हिसाब से हम लोग चीजों को आगे लेकर चल पाएंगे। तो इसीलिए यहां पर ये उसको भी सपोर्ट करता है, और आप लोगों को पता है कि स्टेट के हाथ में ज्यादा पावर यहां पर दे रखी है, तो इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर हमारी कंट्री में क्या स्टार्टिंग में जीएसटी लेकर आया और पास हो गया, ऐसा नहीं है। जीएसटी जब पहली बार लाया गया था 2011 में, तो यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया 115वां अमेंडमेंट बिल, पर लेकिन ये यहां पर पास नहीं हो पाया, ये फेल हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर जब इसको 2011 में लेकर आया गया, फिर आगे चलकर ये पड़ा रहा, पास नहीं करवा पाए, तो यहां पर फिर क्या हो गया कि डिजोल्यूशन हो गया लोकसभा का। पर लेकिन फिर आगे चलकर यहां पर ये 122वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बना, और दोनों हिस्से पार्लियामेंट के इसको पास कर गए, लोकसभा राज्यसभा, और प्रेसिडेंट का एसेंस भी मिल गया। और इसको बात करें तो 2017 के अंदर जुलाई के महीने में, आप लोगों को पता होगा 1 जुलाई को क्या करते हैं हम लोग, जीएसटी डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जीएसटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 1 जुलाई को सेलिब्रेट कहते हैं। तो ये हम लोगों ने कब से स्टार्ट किया, 2017 या फिर 2016, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बताइए चलिए, ठीक है, कब से स्टार्ट किया। तो यहां पर ये जो कब था, यहां पर 122वां अमेंडमेंट लाया गया 2014 में, और फिर यहां पर अप्रूवल दे दिया गया 2016 में। तो यहां पर 101वां संविधान में संशोधन करके, यानी कि ये समझना कि 101 रुपए का जीएसटी का कन्यादान कर दिया, 2016 का ये एक्ट लेकर हम लोग आए। तो इसके अंदर बेसिकली क्या किया गया, सेंट्रल के जो यहाँ पर कवर किए गए यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, स्टेट के वैट, लग्जरी टैक्स वगैरह, और यहाँ पर एक तरीके से इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो इंटर स्टेट यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर जो टैक्स लगता था, वो भी इसके अंदर सब्ज्यूम कर लिया गया, ताकि जो टैक्स है वो उसका ढांचा थोड़ा सा आसान किया जा सके। इसी के साथ में यहाँ पर आईजीएसटी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आईजीएसटी के बारे में बात करते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड, यानी कि बेसिकली दोनों के लिए, तो सेंटर और यूनियन कोऑर्डिनेट करते हैं इसके ऊपर। आर्टिकल 246 याद रखिए, काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर, ये स्टेट को पावर देता है टैक्स लगाने के गुड्स एंड सर्विस के फील्ड में अगर काम करते हैं। एक काफी इंपोर्टेंट बॉडी जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी बन गए एग्जाम में, जीएसटी काउंसिल बोलते हैं। काउंसिल एक ऐसी बॉडी होती है जो कि नॉर्मली इलेक्टेड बॉडी होती है। काउंसिल और कमीशन में डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा, कमीशन वो होता है जो अपॉइंट किया जाता है, और काउंसिल वो होती है जो इलेक्टेड होती है। कई बार आप लोगों से ऐसे कंफ्यूजन पूछ ले जाते हैं कि बताइए कमीशन में और काउंसिल में क्या डिफरेंस है। तो गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि वो कमीशन बनाए, मैक्सिमम काउंसिल को कमीशन में कन्वर्ट किया जा रहा है, ताकि कमीशन जो रहते हैं वो वहां पर खुद से अपॉइंटमेंट करते हैं, तो उनके अंगूठे के नीचे काम करता है। पर काउंसिल जो है वो इलेक्टेड बॉडी रहती है, तो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाती है, तो गवर्नमेंट के कई बार अपोजिट में भी चले जाती है। तो इसलिए मैक्सिमम गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वो काउंसिल की जगह कमीशन बनाए, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर इलेक्टेड सारी चीजें, तो इसलिए यहाँ पर काउंसिल बनाया गया जीएसटी के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश किया जा रहा है कि कैसे डिसाइड करना है कि टैक्स का रेट क्या रहने वाला है, यानी कि कौन से पे 5% टैक्स लगाना है, कौन से पे 12 लगाना है, कौन से पे 18 लगाना है, कौन से पे 28 लगाना है, कौन से पे ऊपर जाके टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना है, या फिर जीरो कैटेगरी में किसी को रखना है। तो ये सारे डिसाइड करती है जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी काउंसिल कहां से निकल कर आई? आर्टिकल 279A से। जो पर भी जिस भी आर्टिकल के सामने ABCD यहाँ पर ये कैपिटल लेटर लिखा होगा, इसका मतलब है कि संविधान में संशोधन करके, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उसको ऐड किया गया है। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं यहाँ पर बेसिकली उनको पावर दी गई है, ठीक है, कि वो यहाँ पर एक तरीके से फॉर्म करे जीएसटी काउंसिल। पर लेकिन चेयरपर्सन कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और स्टेट के जो रहते हैं वो यहाँ पर वो इसके मेंबर रहते हैं। तो ये पूरा जीएसटी का फंडा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। पर लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, जीएसटी के अंदर आज की डेट में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे पेट्रोल हो गया, ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे कि डीजल वगैरह हो गया, या फिर स्प्रिट हो गया, जो कि एक तरीके से पेट्रोल के बारे में बात करें, नेचुरल गैस हो गया, एवियन फ्यूल हो गया, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जो आज की डेट में भी हम लोग जो है जीएसटी के अंदर लेकर नहीं आते हैं। इसलिए अलग अलग राज्य में आप लोगों को पता है कि अलग अलग यहाँ पर प्राइस है। चलिए एक न्यूज भी आप लोगों को बता देता हूँ यहीं पर ही।
अभी ये फ्रंट पेज पर है आज के फ्रंट पेज पर क्या यहाँ पर अभी रिसेंटली क्या किया गया, पेट्रोल के ऊपर 5% और यहाँ पर बेसिकली डीजल के ऊपर यहाँ पर 5% नहीं 5 रुपए, और डीजल के ऊपर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी जो है वो कट कर दी गई सेंट्रल के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्टली जो यहाँ पर बीजेपी के द्वारा रूल किए गए स्टेट है उनमें भी इसको घटा दिया गया है। अगर आप लोग पेट्रोल और डीजल का प्राइस देखें जिसको खरीद कर लाया जाता है तो 47 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है और यहाँ पर 49 रुपए में डीजल मिल रहा है, बेस प्राइस के बारे में अगर बात करते हैं तो। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर अगर बात करें जो फ्लाइट रहता है आने जाने का जो कॉस्ट 0.3 पर लीटर के हिसाब से और 0.28 पर लीटर के हिसाब से, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है यहाँ पर 32 रुपए पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर 31 रुपए करीब रहती है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर -5 और यहाँ पर -10, डीलर का जो चार्ज रहता है लगभग 3.9 रहता है और यहाँ पर 2.61 रहता है। वैट लगाया जाता है इसके ऊपर 25.31 और यहाँ पर 14.37, यानी कि सेंटर अलग से लगाता है और स्टेट अलग से लगाता है। तब चल के यहाँ पर पेट्रोल का प्राइस 109 और डीजल का प्राइस 98 आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि काफी सारा पैसा जो है वो यहाँ पर जाता है किसके हिस्से में, वो जाता है सेंटर के हिस्से में। तो यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी तो सब राज्य के ऊपर एक लगेगी, जो भी राज्य होगा यहाँ पर, ठीक है, जहां पर भी रहेगा। पर लेकिन वैट जो होता है वैल्यू एडिड टैक्स जिसको आप लोग बोलते हैं, वो अलग अलग राज्य में आप लोगों को अलग अलग देखने को मिलता रहता है, यानी कि वो चेंज होता रहा राज्य से में। इसलिए जब भी आप लोग किसी स्टेट के अंदर जाएंगे आप लोग को देखने को मिलेगा वहां पर किसी के अंदर तो कुछ है यहाँ पर प्राइस पेट्रोल का और किसी के अंदर पेट्रोल का प्राइस कुछ देखने को मिलता है। तो ये काफी बड़ा दिक्कत यहाँ पर निकल के सामने आती है। ठीक है, तो इसी के चलते यहाँ पर ये इसलिए है क्योंकि इसको अब तक भी जीएसटी के अंदर सब्ज्यूम नहीं किया गया, जीएसटी के अंदर इसको नहीं डाला गया है। तो इसके बारे में कई बार बातें की जाती हैं, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसके रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को जो बातें बताई हैं इसके बारे में आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा। ठीक है, तो जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ना कि डायरेक्ट टैक्स है। ओके, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। आई होप कि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। और ये पोर्शन जो रहता है यहाँ पर इनसे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग जरूर आइडिया रखिएगा। ये आर्टिकल थोड़ा ध्यान से सुनना, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। इवन इंटरव्यू के अंदर भी आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन भी पोस्ट करूंगा, उसको भी आप लोग बेसिकली अटेम्प्ट कीजिएगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में बात की जा रही है इंडिया के अंदर में, यानी कोई पर्टिकुलर पर्सन कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर देता है तो फिर क्या क्या प्रोविजन है हमारे देश में उस चीज को टैकल करने के लिए। तो बेसिकली मैं आप लोगों को एक बेसिक चीजें बताने वाला हूं जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर? पहले पुलिस होती है, कोर्ट होता है और करेक्शन, यानी कि क्या क्या गलती की है उनको करेक्ट करना। तो इन तीन कंपोनेंट को मिलाकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नॉर्मली तैयार किया जाता है। अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में आप लोग थोड़ा सा जानेंगे तो दो चीजें नॉर्मली आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसमें दो चीजों में क्या क्या है अगर आप लोगों को बेसिक इसके बारे में जानना है तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बेसिकली यहाँ पर एक साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं आईपीसी, यानी कि इंडियन पिनल कोड, और दूसरे को बोलते हैं आप लोग कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो ये इनमें डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली इंडियन पिनल कोड में चीजें लिखी हुई हैं कि हाँ ये इंसान है, इसको अगर ये हरकतें करता है तो ये सजा दी जा सकती है। ठीक है, यानी कि इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता के अंदर उनको मेंशन किया गया है। पर लेकिन जो केस की पूरी कार्रवाई चलती है, जो पूरा प्रोसीजर होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो प्रोसीजर यहाँ पर इसके थ्रू फॉलो किया जाता है जिसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बोलते हैं। यानी कि दोनों को मिलाकर पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आप लोग यहाँ पर निकल कर आता है आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं। आखिर ये निकाल के कहां से लेकर आ गए तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे यहाँ पर 1774 में 85 में, तो यहाँ पर 1774 से लेकर 85 तक का। तो हमारी कंट्री में जब ये पर्टिकुलर अगर बात करें इनके द्वारा चीजों को चेक किया गया जब हमारे देश में ये बेसिकली गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो इनके द्वारा देखा गया कि देखिए आप लोगों को पता है जैसे हमारे देश में अगर बात करें हमारी कंट्री में जब अंग्रेजों के द्वारा एंट्री की गई उस टाइम पर मुगल का रूल जो था वो डिक्लाइन पर चल रहा था, यानी कि खत्म होने वाला था। तब इनके द्वारा यहाँ पर चीजों को पकड़ा गया, वरना उस टाइम पर अगर पता चला यहाँ पर अगर मुगल के टाइम पर अकबर हो गया, ठीक है, जहांगीर हो गया, या फिर यहाँ पर अगर बात करें अगर औरंगजेब हो गया, तो अंग्रेज कभी टिक ही नहीं पाते, इतनी ताकतवर उनके पास में आर्मी थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये तब आए यहाँ पर जब इंसान जो है ना कमजोर होता है उसकी पीठ पर तब वार किया इनके द्वारा। तो यहाँ पर उस टाइम पर मुस्लिम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फॉलो किया जाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो मुगल का रूल चल रहा था पूरे देश में, तो उनके द्वारा जो सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया था मैक्सिमम लोग वही फॉलो कर रहे थे। तो इसके द्वारा उसको पहले तो आइडेंटिफाई किया गया, समझा गया कि हाँ क्या क्या चीजें हैं, कहां पर क्या क्या चेंज कर सकते हैं, और फिर अपने हिसाब से उसके अंदर चेंज करना स्टार्ट कर दिया। और जो सिस्टम ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, आज की डेट में हम लोग कहीं ना कहीं वही सिस्टम कंप्लीटली फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सिस्टम किसके द्वारा बनाया गया? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पास्ट में भी। तो यहां पर इनके द्वारा एक पर्टिकुलर
यहाँ पर एक पर्टिकुलर यहाँ पर बेसिकली इनके द्वारा एक कमीशन स्टेब्लिश किया गया, ठीक है, जो कि यहाँ पर कमीशन आया जिसको फर्स्ट लॉ कमीशन भी आप लोग बोलते हैं। तो हमारे देश में फर्स्ट लॉ कमीशन कौन था, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये 1834 की बात की जा रही है, इनके 1834 की बात की जा रही है। और यहाँ पर एक चार्टर एक्ट आया, यहाँ पर चार्टर एक्ट लाया 1833 का, उसके तहत यहाँ पर बेसिकली ये सारी चीजें बनाएगी कि एक पर्टिकुलर कमीशन बनाया गया जिसको बोला गया लॉर्ड थॉमस। ये देखिए इनका नाम वैसे आप लोगों ने सुना होगा, मैकाले बोल देते हैं वैसे तो, ठीक है, पर लेकिन पूरा नाम है इनका लॉर्ड थॉमस बाबिंगटन मैकाले, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कई बार आप लोगों से इस तरीके के नाम पूछे जाते हैं और कई बार फुल नाम दे देते हैं तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए बेसिकली छोटी छोटी चीजें कई बार आप लोगों से प्रीलिम्स में स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये है, बाकी ये तो आ गया था बेसिकली अंग्रेजों के टाइम पर, और इसमें आगे चलकर कई सारे अमेंडमेंट भी किए गए, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है आज की डेट में आप लोग है कि सेडेशन देशद्रोह का चार्ज लगाते हैं, तो वो 1870 में ऐड किया गया था देशद्रोह का चार्ज वाला, यानी कि 1860 में जब इंडियन पिनल कोड लाया गया उस टाइम पर इसके अंदर जो सेक्शन 124 के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, 124 सेक्शन के बारे में आप लोग कई बार पढ़ाया भी है, ठीक है। बेसिकली आप लोगों से कई बार सुना भी गया कि देशद्रोह का चार्ज लगा दिया, तो उसके बारे में अगर बात करें तो वो स्टार्टिंग में नहीं था, बाद में उसको ऐड किया गया। 124 के आगे ए लिखा हुआ मिलेगा, वो एक तरीके से उसको ऐड किया गया, ठीक है। तो याद रखना, पर लेकिन क्वेश्चन आप लोगों को बताना है किसके द्वारा उसको ऐड किया गया था, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैकाले साहब हो गए जिनके द्वारा सिस्टम लाया गया। और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है हमारे देश में, जब देश आजाद हुआ तो 1973 में यहाँ पर बेसिकली चीजों को लाया गया और 1974 में इसको इंप्लीमेंट किया गया। उस टाइम पर देश में इंदिरा गांधी जी का बेसिकली रूल था यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई इसके बारे में। अब समझते हैं न्यूज में क्यों रहता है, ठीक, कई बार ना कई सारे आप लोगों को इसके अंदर फॉल्ट देखने को मिलते हैं, कई सारे दिक्कत देखने को मिलती है, तो उसके चलते ये चीजें न्यूज में रहती है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आप लोग बेसिकली देखते कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो रहता है वो एक तरीके से गवर्नमेंट जो रहती है, ठीक है, विद इन्फोर्समेंट एक तरीके से लॉ को इन्फोर्स करती है, एडुकेट किया जाता है क्राइम, और यहाँ पर एक तरीके से करेक्ट किया जाता है जो यहाँ पर क्रिमिनल कंडक्ट। तो जो मैंने बताया ना यहाँ पर कि पुलिस हो गया गवर्नमेंट के हाथ में, क्योंकि आप लोगों को पता है संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे 7वें शेड्यूल के अंदर तो 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर का काम रहता है वो स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है जो कि पुलिस मेंटेन करती है। और दूसरे नंबर पर कोर्ट आ गया। फिर करेक्शन की बात की जा रही है तीसरे नंबर पर, यानी कि तीसरे नंबर पर ये बोला जा रहा है कि करेक्ट करना, जो क्रिमिनल कंडक्ट अगर कुछ हुआ है तो उसको कंट्रोल करना, तो ये करेक्ट बोला गया। दूसरे नंबर पर एजुकेट करना, एजुकेटिंग मतलब एक तरीके से यहां पर जुडिशरी आ गई। पहले नंबर पर इन्फोर्सिंग लॉ, यानी कि यहां पर कौन आ गया, पुलिस आ गई। तो ये तीनों शब्द यहां पर इस लाइन में लिखे हुए हैं, ठीक है, पुलिस, कोर्ट और करेक्ट करना अगर कुछ गलत हुआ है। तो ये जो सिस्टम होता है जिसको पर्टिकुलर इन 3 कंपोनेंट को लेकर चलते हैं, इसको बोलते हैं हमारी कंट्री में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेसिकली, ठीक है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है अगर बात करें, ये एक काफी बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जिसके चलते इंसान के बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अगर उसका बिहेवियर जो है वो एक तरीके से डिस्ट्रक्टिव है, किसी को मतलब मार उठा के गोली मार दी, किसी का सर फोड़ दिया, तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जॉब रहती है एजेंसीज की यहाँ पर प्रिवेंट करे ऐसे बिहेवियर को, ताकि सोसाइटी में सब हार्मनी के साथ में रह सके, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों को यहाँ पर एक पैटर्न में लाने की कोशिश की जाती है। एक वर्ड यूज किया गया यहाँ पर, इसको बोलते हैं ट्रांसग्रेसर, ठीक है। तो ट्रांसग्रेसर जो होता है उसके बारे में अभी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ट्रांसग्रेसर का मतलब होता है कि समवन हु वायलेट ए लॉ और कमांड, ठीक है, यानी कि हमारी कंट्री में कोई रूल है उसको यहाँ पर बेसिकली इसके द्वारा वायलेट कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसग्रेसर, ठीक है। इसी के साथ में क्रिमिनल भी आप लोग नॉर्मली बोलते हैं। तो दोनों में एक तरीके से कई बार एक तरीके देखने को मिलेगा, कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों एक तरीके से तो गया लॉ ब्रेक करने वाला, कोई भी नॉर्मल लॉ भी हो सकता है। क्रिमिनल हो, किसी ने क्राइम किया एक ऐसा कि क्रिमिनल कैटेगरी में आ गया हो, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सके कोई भी क्राइम। ट्रांसग्रेसर या फिर जो क्रिमिनल है उसको बेसिकली पनिश किया जा सके, रिहेबिलिटेट किया जा सके जिसके साथ में कुछ गलत हुआ है। मान लीजिए किसी का रेप हो गया, ठीक है, किसी के घर में कोई पर्सन था, उसकी डेथ हो गई, गोली मार दी किसी ने उसको, ठीक है, उसको शूट कर दिया, ऐसी कोई कंडीशन देखने को मिलती है। तो उनके लिए कोई ऐसी सपोर्टिव व्यवस्था भी बनाना ताकि आगे चलकर उनकी चीजें ठीक से चल सके। और कॉम्पनसेट करना विक्टिम को, कोई विक्टिम है मान लीजिए किसी के साथ में ना अभी दिक्कत हो गई, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, तो उसको कॉम्पनसेट करना, यानी कि उसको थोड़ा सा हेल्प प्रोवाइड करना। सोसाइटी में जहां पर सब लोग रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और एक तरीके से यहाँ पर एक तरीके से डिटरेंस क्रिएट करना। डिटरेंस का मतलब क्या होता है, डिटर करना, यानी कि कोई पर्टिकुलर पर्सन को इस लेवल पे लेकर आना कि उसके मन में खौफ रहे अगर वो कोई गलत काम कर रहा है। आप लोगों ने देखा ना बचपन में कि कुछ गलत हो जाता तो कि एक ने अल्लाह भगवान गॉड, जिसको भी आप लोग मानते हैं कि बचा लेना, ठीक है, कि गलती हो गई, तो आप लोग के अंदर डर रहता था कि यार कोई भगवान अल्लाह गॉड नाम का कोई चीज है, एक तरीके से कुछ गलत ना हो जाए। आज के में देख सकते हैं कुछ गलत हो जाता है तो कहते हैं कि भगवान बचा लेना, अल्लाह बचा लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहां से निकल कर आती है, ये कहीं ना कहीं डिटरेंस रहता है एक तरीके का। इसलिए कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ जाते हैं कि एक तरीके से जो आप लोग एक तरीके से विश्वास करते हैं ना, बिलीव करते हैं गॉड में, अल्लाह में, भगवान में, जो भी आप लोग बोलिए, तो उसका ये रहता है कि कहीं ना कहीं ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना उसका फ्रेंड माना जाता है कई बार। क्यों? क्योंकि कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर
बेसिकली ये इन चीजों को होने से रोकता है, यानी कि एक तरीके से ना कोई क्राइम करने से डरता है, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड भी बोला जाता है कई बार एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर बेसिकली इस तरीके से ऊपर वाले को, ठीक है। तो ये ऊपर वाला आप लोग जरूर याद रखना, कई बार इस तरीके से आप लोग चीजें, ये बेसिक चीजें रहती है, ठीक है। एक तरीके से कई बार इस तरीके पॉइंट आप लोग मेंशन कर देते हैं तो लगता भी है कि इंसान ने सही से चीजों को पढ़ा है। एक कमेटी कई बार आ जाती है मैच करने के लिए, तो इसके बारे में याद रखेगा। कमेटी का नाम है यहाँ पर मेलिमत कमेटी। तो मेलिमत कमेटी 2000 में लाई गई थी। इसका बेसिक पर्पज ये था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंडिया में उसमें रिफॉर्म लाया जा सके। तो 2003 में ये जो कमेटी थी इसके द्वारा अपनी रिपोर्ट सबमिट की गई थी। तो इसका बेसिक पर्पज ये था कि कैसे चीजों को सुधारना है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई, कैसे चीजों को आगे लेकर चलना है। तो उसके चलते यहाँ पर इसके द्वारा कुछ मुद्दे थे जिनके बारे में बात की गई, पर दिक्कत ये रही कि यहाँ पर इसकी जो चीजें थी वो प्रॉपर फोकस देकर उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो ये दिक्कत थी। और बोला ये भी जाता है कि ये जो चीजें थी यहाँ पर इस कमेटी के द्वारा ये बोला गया कि हमारी कंट्री में जो आजकल में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें पूरा फोकस क्रिमिनल के ऊपर रहता है, यानी कि इसने कैसे मार दिया, इसने क्या क्या हरकतें कर दी, क्या क्या चीजें हो गई। ये नहीं देखता है कि जिसके साथ में कुछ गलत हरकतें हुई हैं उसके ऊपर फोकस नहीं देता, यानी कि मारने वाले पर पूरा फोकस है, जिसके ऊपर अटैक किया गया उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहता नहीं है। यानी कि एक तरीके से मारने वाले को कैसे सजा देनी है, मारने वाले को किस तरीके से कहां तक क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है, कौन से कानून है उसके ऊपर फोकस देता है। पर लेकिन जो विक्टिम है जिसके ऊपर यहाँ पर ये इंपैक्ट पड़ा है उसके बारे में कि कैसे उसको रिहेबिलिटेट करना है, कैसे क्या चीजें होनी चाहिए उसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करता है। तो इसलिए इसके ऊपर रिफॉर्म की बोला गया कि रिफॉर्म काफी ज्यादा जरूरी है। पहले बोला गया कि यहाँ पर राइट्स ऑफ द एक्यूज, ठीक है, यानी कि जो कि एक्यूज है उसके राइट के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक तरीके से एक क्या होना चाहिए, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन के साथ में कुछ गलत हो रहा है या फिर एक तरीके से किसी ने गलत किया है तो जो सिस्टम होना चाहिए वो एक तरीके से रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल होना चाहिए। मान लीजिए पूरा आईपीसी है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये सारी चीजें हैं आप लोगों ने सब कुछ इंग्लिश में लिख रखा है, ठीक है। इंडियन पिनल कोड भी पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, मान लीजिए क्रिमिनल जो यहाँ पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर कोई ऐसा है कि वो बेसिकली इंग्लिश नहीं जानता है, वो अपनी लोकल लैंग्वेज जानता है, तो वो कैसे इन चीजों को यहाँ पर बेसिकली लेकर चल पाएगा, कैसे समझ पाएगा, तो उसकी भी समझ में आना चाहिए। तो रीजनल लैंग्वेज में भी चीजें होनी चाहिए ताकि जो यहाँ पर इस सिस्टम जो है एक तरीके से एक्यूज्ड है, ठीक है, वो जान सके हिज और हर राइट, ताकि उसको उसी तरीके से चीजों को लेकर चला जा सके। दूसरा जो सब यहाँ पर रिकमेंड करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पुलिस है हमारी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली, ठीक है, यानी कि कहीं पर कोई दिक्कत हो गई पुलिस को फोन करेंगे, भाई साहब आ जाओ बचा लो। और पुलिस ही काम कर रही है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का, यानी कि एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन का काम तो एक तरीके से दूसरी विंग के पास में होना चाहिए ना। ये कहीं लड़ाई दंगा फसाद हो गया तो वहां पर बेसिकली ये वाली पुलिस काम करे, पर लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए ब्रांच अलग होनी चाहिए जहां पर स्पेशलाइज्ड पर्सन होनी चाहिए। पर लेकिन इन्वेस्टिगेशन के काम भी क्या करते हैं, इसी एजेंसी को दे दिए जाते हैं, तो इसकी वजह से कई बार झड़प देखने को मिलती है, ठीक है। बात की जा रही है यहाँ पर कोर्ट एंड जस्टिस के बारे में, तो जज जो है अगर बात करें उनकी जो पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर में बोला जाता है कि जज पॉपुलेशन रेशियो है 10.5% पर मिलियन, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलो तो 10 लाख लोगों पर 10 जज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये काफी गलत है, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं 1 लाख लोगों के हिस्से में एक जज आता है, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। जबकि बोला यह जाता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में नॉर्मली देखा जाए तो 1 लाख लोगों के हिस्से में बेसिकली 10 लाख लोगों के हिस्से में लगभग आप लोगों को बोला जाता है कि कम से कम 50 जज आने चाहिए, और हमारी कंट्री में 10 आ रहे हैं, तो यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि मोटे मोटे तौर पर कि 5 गुना जज की संख्या हमारी कंट्री में कम है, जिसके ऊपर हम लोग इसकी वजह से प्रॉपर में चीजों को लेकर नहीं चल पाते हैं। विटनेस प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो सेपरेट विटनेस प्रोटेक्शन लॉ होना चाहिए जिसके चलते चीजों को लेकर चला जा सके, हालांकि इसके ऊपर रिसेंटली अभी काम भी किया गया है, ठीक है। इसी के साथ में जो एक तरीके से वैकेंसीज बची हुई है, वैक्सीन इतना सुन चुके हैं ना, वैकेंसी की जगह वैक्सीन ही सुनाई देता है, ठीक है, वैक्सीन हो गया बहुत ज्यादा। एक बच्चे के द्वारा बोला भी गया था कि सर वैक्सीन इतनी बार आ चुका है, अब तो सोचते हैं कि वैकेंसी आ रही है वैकेंसी तो यहाँ पर बेसिकली जो खाली पोस्ट पड़ी है उनको भी भरना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे केस जो रहते हैं वो पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर काम करना चाहिए। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये भी बताया गया कि एक कमेटी और थी यहाँ पर जिसका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं माधव मेनन कमेटी। माधव मेनन कमेटी ये 2007 में लाएगी, ठीक है, तो 2007 में लाएगी, इसके अंदर 4 मेंबर थे, तो इसके ऊपर फोकस दिया गया। तो बोला गया कंप्लीट रिवैम्प करना चाहिए एंटायर क्रिमिनल प्रोसीजर जो सिस्टम है उसको पूरा ढंग से रिवैम्प करना चाहिए, ढंग से उसको लेकर चलना चाहिए जहां जहां कमियां खामियां है। दूसरा बोला गया क्रिएट करना चाहिए फंड कंपनसेशन के लिए, जिसके साथ में रेप होगा, जिसका एक्सीडेंट हो गया, उल्टी सीधी हरकतें हो गई, तो उसको बेसिकली यहाँ पर क्या करना चाहिए, उसके लिए कॉम्पनसेशन आना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सजेस्ट किया गया सेपरेट अथॉरिटी बेसिकली नेशनल लेवल पर कि डील कर सके क्राइम, देखिए थ्रेटनिंग टू कंट्री सिक्योरिटी, यानी कंट्री की सिक्योरिटी को जो थ्रेट करे तो नेशनल लेवल पर सेपरेट अथॉरिटी यहाँ पर उसको प्रॉपर में डील करे, तो इनके द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली गई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। ये कमेटी 2007 में थी, इसी के चलते आप लोगों ने देखना कि हमारे देश में आजकल में क्या है, एनआईए के बारे में सुना ना आप लोगों को, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, वो कब बनाई गई थी, वो बेसिकली 2008 में बनाई गई थी, ठीक है।
तो कई सारी ऐसी दिक्कतें आती है, उसके बेस पर लगता है कि चीजों को आगे सुधार लेना चाहिए। तो अगर बात करें यहाँ पर तो क्या हम लोग आज के डेट में कि व्हाई डू वी नीड ए रिफॉर्म लाने की जरूरत क्या है? सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये यार, आज की डेट में ना हम लोग अंग्रेजों के जमाने का जेलर का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। अंग्रेज बनाकर चले गए, आज के में 70 साल पूरे 75 साल पूरे होने वाले हैं, पर वही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो हमको थोड़ा चेंज करना चाहिए ना कुछ। दूसरा यहाँ पर इनफेक्टिवनेस आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट करता है एक तरीके से, यहाँ पर बोलते हैं कि इनोसेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो गिल्टी है जिसने हरकतें की उसको पनिश करने के लिए होता है। पर लेकिन कई बार क्या रहता है, हरासमेंट देखने को मिलता है कॉमन लोगों को, जिसने कुछ नहीं किया, पकड़कर किसी और को ले गए उठाकर, ठीक है, कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया पेंडेंसी ऑफ केस। 3.5 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ये माना जाता है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई, यानी कि एक तरीके से कोई पर्टिकुलर पर्सन को अगर सजा होनी थी आज, ठीक है, 2021 में, पता चला उसको सजा हो रही है 2040 में जाकर, ठीक है, अब तो उसकी उम्र वैसे ही निकल गई है, वो वैसे ही निकल जाएगा, अब उसको सजा देने की क्या जरूरत है? तो उसके द्वारा जो क्राइम किया गया उसकी सजा जो है उस इंसान को 6 महीने के अंदर अंदर या मैक्सिमम 1 साल के अंदर अगर मिल जाए तो वो तरीका है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, तो वो फॉलो करना चाहिए। ह्यूज जो अंडर ट्रायल केस हैं, बहुत सारे अंडर ट्रायल केस पड़े रहते हैं, एनसीआर भी बोलते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो बोलते हैं यहाँ पर प्रिजनर स्टेटिक्स ऑफ इंडिया के अंदर बात करें तो 67.2 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये काफी इंपोर्टेंट है टोटल अगर केसेस के बारे में बात करें। इन्वेस्टिगेशन के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा, जुडिशियल बेसिकली जुडिशियल सिस्टम के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से काफी वाइटल रोल आप लोग को देखने को मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन का। करप्शन, इसके बारे में बात करें आप लोग यहां पर काफी ह्यूज वर्कलोड और अकाउंटेबिलिटी, तो पुलिस के ऊपर काफी दिक्कतें बढ़ जाती है, ठीक है, पुलिस जो रहती है वो यहां पर कोई भी सिस्टम चलना है, कोई भी जुडिशरी के अंदर अगर केस जाना है तो यहां पर पहले इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, उसमें करप्शन है तो पता चला केस पहले निपट गया, वर्कलोड इतना होता है कई बार ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, और अकाउंटेबिलिटी भी काफी दिक्कत यहां पर क्रिएट कर देती है। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कत है इस सिस्टम के अंदर जिसको इंप्रूव करने की जरूरत है, और अगर ये सिस्टम इंप्रूव होगा तो काफी सारी चीजें जो है वो फिर सुधरती हुई नजर आएंगी, ठीक है। तो ये बातें इसके लिए यहां पर बोली गई। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इंप्रूव करने की काफी ज्यादा जरूरत है, तो इसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जो यहाँ पर फिर से पेगासस वायरस के ऊपर यहाँ पर ये अभी आर्टिकल आया हुआ है, ठीक है, तो इसमें बेसिकली बात की जा रही है अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, तो कमेटी में है यहाँ पर जस्टिस रविंद्रन, ठीक है, तो ये चीफ है यहाँ पर आलोक जोशी, और इसी के साथ में जो है जिनका नाम है यहाँ पर संदीप ओबरे, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसके बेसिकली पार्ट, ठीक है। इसी के साथ में टेक्निकल कमेटी भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, और एक कमेटी मैंने और बताई थी आप लोगों को मदुन बी लोकुर, तो मदुन बी लोकुर बनाई गई थी यहाँ पर किसके द्वारा, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनकी अध्यक्षता में, और इसी के साथ में जस्टिस यहाँ पर ज्योतिर्मय भट्टाचार्य भी इसका पार्ट थे। तो ये बेसिक चीजें होगी जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखना। अब इंपॉर्टेंट मुद्दे क्या होते हैं मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। बेसिकली एक पर्टिकुलर वायरस काफी सारे लोगों के फोन में पाया गया, इसको बोला गया पेगासस। ये पेगासस किसके द्वारा बनाया गया, ये बनाया गया एनएसओ ग्रुप जो कि इजराइल का है। एनएसओ ग्रुप के द्वारा ये पेगासस वायरस इसलिए बनाया गया था ताकि जो भी यहाँ पर टेररिस्ट हैं एक्टिविटीज उनको अंडरस्टैंड किया जा सके और लोगों को समझा जा सके जैसी हरकतें कर रहे हैं देश की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट को ही बेचा जाता है, ये खुद यहाँ पर एनएसओ ग्रुप बोलते हैं। पर लेकिन हुआ कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका अभी यहाँ पर बोला गया कि वायरस उनके फोन में पाया गया, उसके ऊपर जब एनालिसिस किया गया तो पता चला कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो वायरस से अफेक्टेड हो चुके हैं, इस पर्टिकुलर पेगासस वायरस से। तो इसके चलते यहाँ पर जब सिस्टम हुआ कि यहाँ चेक करना है तो उसके बारे में पता चला ये एक ऐसा वायरस है जिसको जीरो क्लिक भी आप लोग बोल सकते हैं, क्लिक कुछ नहीं होगा, आप लोग कई बार लिंक पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। तो बोला यह जाता है कि आप लोग बस फोन जो है उसमें व्हाट्सएप वगैरह है तो भी आप लोगों के फोन में डायरेक्ट मैसेज पर एक तरीके से क्लिक कर आप एक फोन कर मिस कॉल देकर डिलीट कर दिया सारा, तो वो सारी चीजें है। तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी इसका रहता है, यानी कि एक तरीके से अपने आप डिस्ट्रक्ट यहाँ पर ये हो जाता है, चाहे आप लोग आईफोन ले रहे हो चाहे एंड्रॉइड ले रहे हो, दोनों को अपनी चपेट में लेकर ये चलता है। तो इसके चलते यहाँ पर अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये है कि यार बनाया किस चीज के लिए गया था और यूज किस चीज के लिए कर रहे हैं, तो उसके चलते काफी दिक्कत हो गई। पूरे फोन को कंट्रोल कर ही लेता है यहाँ पर, अगर फोन के अंदर चला गया मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, आई मैसेज या फिर कोई अननोन वल्नरेबिलिटी के थ्रू, तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये होगी कि एक तरीके से कि ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पर कर डालेगा। तो उसके बारे में बात की जा रही है कि आप लोगों के मैसेज हो गए, ईमेल हो गए, फोटोज हो गए, ठीक है, कॉन्टैक्ट हो गए, सारी चीजें अपने कंट्रोल में लेकर बैठ जाएगा। तो इसके चलते यहाँ पर पेगासस वायरस के ऊपर अभी यहाँ पर यूएसए के अंदर तो मुहिम चल रही है कि यहाँ पर इसको बेसिकली बैन कर दिया जाए, ब्लैक लिस्ट में इस वायरस को डाल दिया जाए, क्योंकि लोगों की प्राइवेसी का हनन करता हुआ ये वायरस अभी यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर इसके ऊपर बात की जा रही है कि इसको यहाँ पर ढंग से लेकर चलना चाहिए। अभी कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये निकल कर आता है, जब फंडामेंटल राइट के अंदर आप लोग जाओगे तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट में राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। तो राइट टू फ्रीडम के अंदर आर्टिकल 21 आप लोग को देखने को मिलेगा जो कि राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है।
तो राइट टू लाइफ के बारे में जब बात की जाती है तो सीधा सीधा ये फंडा निकल कर आता है कि इंसान की जो राइट टू लाइफ है उसी के साथ उसकी प्राइवेसी निकल कर आती है। तो उसकी प्राइवेसी का जो हनन हो रहा है वो इसका मतलब उसकी राइट टू लाइफ का हनन हो रहा है आर्टिकल 21 के तहत। और केएस पोत्तास्वामी केस जब निकल कर आया था यहाँ पर 2017 का, उसके द्वारा बोला गया था कि प्राइवेसी जो है वो इंसान का फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत में। तो तब से यहाँ पर ये माना जा रहा है कि अगर कोई पेगासस वायरस इस तरीके से यूज कर रहा है तो उस इंसान की जो प्राइवेसी है उसका हनन कर रहा है। पर लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, बार बार इसको यूज करने से पहले वो बोलती है कि हाँ हम लोगों ने इसलिए यूज किया है क्योंकि हम लोग दी चीजों को सिक्योर रखना चाहते हैं। तो सिक्योरिटी के नाम पर यहाँ पर देश की वो बेसिकली वायरस यूज करते हैं। पर लेकिन जब रियलिटी में जाकर चेक किया जाता है तो सिक्योरिटी का कोई ज्यादा फंडा कहीं देखने को मिलता नहीं है, कुछ अलग ही खेल नजर आता है। तो ये गलत है इस तरीके से अगर कोई ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है। आर्टिकल 21 जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटेक्शन ऑफ द लाइट एंड लिबर्टी के बारे में यहां पर बात करता है कि राइट टू लाइफ और एक तरीके से राइट टू पर्सनल लिबर्टी, इसके बारे में बात करता है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21। इसको यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा डिस्क्राइब किया गया हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, यानी कि एक तरीके से फंडामेंटल राइट का दिल इसको बोला गया। याद रखिएगा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोला जाता है वो आर्टिकल 32 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगी बेसिकली, ठीक है, नॉर्मली अगर बात करें तो, ठीक है, जो कि आप लोगों को क्या रहते हैं यहाँ पर सारी रिट्स रहती हैं तो उनको बोली जाता है, ठीक है। 5 रिट्स होती है, 5 के नाम लिखकर देखिए जरा, ठीक है, जिसमें हैबिस कॉर्पस वगैरह क्यूरेंडो ये सारी चीजें, ठीक है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये एक तरीके से उसको बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पर लेकिन हार्ट अगर बात करें हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट तो आर्टिकल 21 को बोला जाता है। तो इसका बेसिक गोल ये है कि लिबर्टी रहे लोगों के पास में, ठीक है, एक तरीके से राज्य जो है वो ज्यादा बर्डन न डाल सके, तो इंसान सही तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई भी मैटर ऐसा आता है जिस संविधान के बारे में जिसके बारे में बात की जाए तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आर्टिकल 145 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में पावर दे रखी है हमारे संविधान के थ्रू कि आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसी बेसिकली क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना सकते हैं। अगर संविधान से रिलेटेड कोई मैटर आ रहा है तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बेंच बना सकते हैं। और आर्टिकल 143 यहाँ पर जो प्रेसिडेंट भी यहाँ पर एक तरह सलाह ले सकते हैं। तो कई सारे मुद्दे आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो अभी पेगासस वायरस को लेकर जो बातें आई यहाँ पर निकलकर, तो राइटर उसको कई तरीके से देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो राइटर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि देखो यार ये जो वायरस है ना, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो स्टेप उठाया गया इसको कंट्रोल करने के लिए कमेटी बनाई गई, तो फायदा रहेगा इंसान के फंडामेंटल राइट थोड़े से और ज्यादा यहाँ पर अच्छे से निखर कर आएंगे, उनके ऊपर और अच्छे से फोकस दिया जा सकेगा। आनंद फानन में जो चीजें चल रही थी वो आप लोगों को बंद होती नजर आएगी, ये भी एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर यहाँ पर काम किया जाएगा और कई सारी और भी अच्छी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। हमारी कंट्री में अगर बात करें इसके ऊपर कई सारे रूल और रेगुलेशन भी, जैसे मैंने बताया था साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव हमारे देश में 2018 में आया। अगर कोई ऐसी घटना घटती है यहाँ पर तो उसके ऊपर लॉ बना रखा है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर देखने को मिलेगा 2017 का है। साइबर स्वच्छता केंद्र आप लोगों को देखने को मिलेगा 2017 का है। इसी के साथ में नेशनल साइबर जो क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर देखने को मिलेगा, नेशनल साइबर जो क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल देखने को मिलेगा, क्राइम इसको कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम CERT आप लोगों को देखने को मिलेगी। और 2 लॉ भी हमारी कंट्री में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। तो ये भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन जाते हैं, हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोगों को होना चाहिए, ओके। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कई बार कंफ्यूजन बन जाता है, तो कंफ्यूज आना बिल्कुल भी नहीं है। एक बेसिकली छोटा सा आर्टिकल है, हालांकि कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अभी आप लोगों ने देखा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है। तो यहाँ से आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोग कई बार कई सारे डेटा मिल जाते हैं, तो इसके बारे में याद रखिएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अभी यहाँ पर कौन सी थी, ये 26 थी, यानी कि 26वीं। कहां पर देखने को मिली, ये देखने को मिली ग्लासगो में। ग्लासगो कहां पर है, ये है यूके के अंदर में। कौन इसको हेड कर रहे थे, कौन प्रेसिडेंट है, बेसिकली आप लोग को बताना है, मैंने डिस्कस किया था कल ही। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में इंडिया के द्वारा बोला गया कि 2070 तक का हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने यहाँ कार्बन एमिशन को 0 लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम लोग को काम करने की जरूरत है। आज की डेट में अगर बात करें, हम लोग अभी बोल रहे हैं कि 2024 तक का कोयले का जो खपत है, कोयले का जो यूजेस को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि कोविड-19 ने ग्रोथ वगैरह जो है वो काफी लो ला कर रख दी है। तो आगे आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से हम लोग को डेवलप करना है ताकि कहीं ना कहीं एक तरीके से कोविड-19 या फिर कोई क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इशू भी आता है उसको भी हम लोग टैकल करके चल सके। अभी यहाँ पर ग्रीन इनिशिएटिव के ऊपर कई सारे फोकस दिए गए। आप लोग को पता है हमारी कंट्री में जो टारगेट था 450 गीगावाट का, वो कब तक का था, वो था 2030 तक का। पर लेकिन अभी क्या कर दिया, इसके अंदर 50 गीगावाट और जोड़ दिया, अब 500 गीगावाट का हो गया हमारा 2030 तक का। तो रिन्यूएबल एनर्जी पर हम लोग काफी ज्यादा फोकस देकर चल रहे हैं। चाइना ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि चाइना को भी 2060 तक का यहाँ पर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी है। इंडिया 2070 तक का यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, 2070 तक का। यूरोपियन की कई सारी कंट्री जो है वो 2050 तक का अपना टारगेट लगा चुकी हैं। तो इस तरीके से बेसिकली टारगेट रखा जा रहा है कि ऐसे ऐसे हम लोग को चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्लाइमेट चेंज में इंडिया जो है वो एक तरीके से और भी बड़ा रोल प्ले कर सकता है अगर बात करें, और कर भी हम लोग रहे हैं हमारी पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए। तो ये इसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, ठीक है।
तो कई सारे ऐसे मुद्दे थे। पर लेकिन अगर बात करें कोज क्या है, इफेक्ट क्या है और इसी के साथ में सोशल इंपैक्ट क्या पड़ रहे हैं, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। कोज क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो गया, ठीक है, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया। एनर्जी यूज में आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक है कि सोलर एनर्जी यूज करे, दूसरा है कि कोयला यूज करे। अभी आप लोगों से इसके बारे में बात करूंगा, न्यूज एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आप लोगों को देखने को मिलेगा डिफोरेस्टेशन, पेड़ पौधे काट दिए। कंज्यूमर प्रैक्टिस जो भी आप लोगों की रहती है, इंपैक्ट डालती है। लाइव स्टॉक जो जीव जंतु हम लोग यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, इसी के साथ में पॉल्यूशन, ठीक है। इफेक्ट क्या रहता है, टेम्परेचर बढ़ गया, समुद्र का लेवल बढ़ गया, इसी के साथ में अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंक्रीज एक्सट्रीम वेदर, कहीं सूखा बढ़ गया, कहीं पर बाढ़ आ गई, ये कंडीशन, ठीक है। लैंड डिग्रेड हो रही है इसकी वजह से, और लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आने वाले टाइम में अगर बात करें तो लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है, क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बन जाते हैं, ठीक है। पॉवर्टी यानी कि गरीबी काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ में लॉस ऑफ लाइवलीहुड, एक तरीके से भुखमरी, मेलन्यूट्रिशन, ये सब चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। डिजीज कई बार बढ़ जाती है, ग्लोबल फूड और वाटर शॉर्टेज आप लोग को देखने को मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में बात करें तो आप लोग एक अच्छा सा आंसर लिख सकते हैं इस स्लाइड से अकेले से निकाल के। तो कोज क्या है, इफेक्ट क्या है और किस तरीके से यहाँ पर सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है, ये सारी चीजें आप लोग के माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी। आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो न्यूज एनालिसिस वाले पोर्शन में आप लोगों के सामने है, इसमें सबसे पहले बात करें तो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल कर आ रहा है। एनसीपीसीआर के द्वारा अभी यहाँ पर जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अंदर अभी यहाँ पर नोटिस किया गया, यानी कि जो आप लोग किताब पढ़ते हैं उसकी बात की जा रही है, ठीक है, कि ट्रांसजेंडर को इंक्लूड करने की बात की जा रही है। ट्रांसजेंडर को इंक्लूड ऐसे किया जा रहा है बेसिकली, यहाँ पर मान लीजिए आज के में अगर बात करें आप लोग, जैसे कि एक टॉयलेट बना दिया, ठीक है, तो टॉयलेट को बोला गया न्यूट्रल रखिए, वहां पर मेल और फीमेल नहीं लिखा होना चाहिए, टॉयलेट पे न्यूट्रल रखना है आप लोगों को। कई सारी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड यहाँ पर चीजें डिस्कस की जा रही है, तो इसको लेकर एनसीआरसी ने यहाँ पर नोटिस इशू किया कि ये सही चीजें नहीं है, ठीक है। आज के टाइम देखने को मिले कोई बच्चा है कोई बच्ची है, ठीक है, दोनों अलग अलग उस तरीके से लेकर चले अगर आप लोग, ठीक है, तो कैसे यहाँ पर उसको चीजों को इंप्लीमेंट करना है, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो उसके चलते यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये इंपॉर्टेंट बॉडी है, याद रखना, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2007 में इसको बनाया गया था। कमीशन एक तरीके से फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इसको भी बोलते थे 2005 में, ठीक है। तो ये है इसके बारे में अगर बात करें तो ये बेसिकली किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में बन जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में आता है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, जो भी यहाँ पर चीजें हैं आज के दिन बच्चों से रिलेटेड खासकर, ठीक है, तो लॉ, पुलिस, प्रोग्राम, एडमिनिस्ट्रेशन सारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो एक तरीके से यहाँ पर एक अनुरूप बनाने की कोशिश करता है कि कैसे संविधान के हिसाब से और कैसे यूएन के हिसाब से जो भी बच्चों से रिलेटेड जो रूल रेगुलेशन है उनमें एक बैलेंस बनाकर चला जाए और चीजों को आगे लेकर चले। ये इंक्वायरी भी करता है अगर यहाँ पर राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का, उसके लिए भी यहाँ पर ये काम करता है। उसी के साथ में पीओसीएसओ, ठीक है, तो यहाँ पर पीओसीएसओ 2012 का जो है उसके लिए भी यहाँ पर काम करते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज। तो ये काम कौन करता है, ये एनसी पीसीआर करता है बेसिकली, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रजनीकांत जी की जो नई मूवी आ रही है यहाँ पर, ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है, लगभग 1200 स्क्रीन पर ये चलने वाली है। अभी यहाँ पर जब ये पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले थे तो लग रहा था यहाँ पर अभी जो मूवी से दूर होने वाले हैं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये मूवी में बैक कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी के चलते यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो जरूर देखिएगा। रजनीकांत जी की ऐसी कोई सी मूवी है जो आप लोग लगता है सबसे बेस्ट मूवी थी, बताइए। चलिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा बोला गया कि यार देखो अभी फिलहाल ना घर पर जाकर हम लोग को ना ये डोज देने पड़ेंगे, फिलहाल ऐसे काम नहीं चलेगा। तो उसी के बारे में बात की जा रही है, तो वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में बात की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि एक तरीके से डोर टू डोर वैक्सीन के बारे में बात की गई यहाँ पर, ताकि और इंप्रूव किया जा सके वैक्सीनेशन को। ओके, अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह कि आप लोग पर्सनल लाइफ में भी ये चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कहीं पर कोई एक तरीके से लड़की अकेली है, ठीक है, अगर वो यहाँ पर शादीशुदा है तो एक तरीके से फिर भी नॉर्मल है, अगर शादीशुदा नहीं है तो और ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। जो खासकर अगर कहीं अकेले कहीं फ्लैट लेकर रूम लेकर अगर रह रही है तो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा खतरा बनता है। अभी हुआ क्या, एक 20 ईयर ओल्ड यहाँ पर एक वुमेन थी जिसके 2 बच्चे भी थे, अभी शिफ्ट हुई थी यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया में आकर। तो वहां पर क्या था, अभी उसकी डेथ हो गई, यानी कि एक तरीके से वो एक तरीके से मर्डर पाई गई अपने रेजिडेंट पर। ये इस तरीके का कोई भी मुद्दा अगर होता है तो याद रखिएगा सेक्शन 302 मर्डर के बारे में बात करता है इंडियन पिनल कोड के तहत, ठीक है। तो यानी कि 302 के तहत मर्डर की बात यहाँ पर की जाती है। तो उसको इसको यहाँ पर अभी एक तरीके इंस्पेक्ट किया जा रहा है, देखने को मिलेगा क्या मिलेगा आगे। पर लेकिन देखिए अगर कहीं सिंगल रूम लेना है तो वो हो गया, एक हो गया सोसाइटी में कहीं पर रह रहे हैं जहां पर सिक्योरिटी रहती है, तो सोसाइटी फिर भी एक बार बेहतर होती है जहां पर सिंगल रूम रहता है उसके कंपेयर में। अगर कोई इंडिविजुअल अकेली लड़की रह रही है तो सोसाइटी एक प्रेफरेबल चीज है। मैक्सिमम जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा कैमरे लगे रहते हैं, ठीक है, वहां पर गार्ड्स वगैरह प्रॉपर व्यवस्था रहती है। अगर कोई सही सोसाइटी है तो उसमें रूम लेना ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू कहीं खुले में रूम लेना, वहां पर दिक्कतें देखने को मिल जाती है इस तरीके से, ठीक है।
तो ये एक छोटा सा सजेशन है। एससी और एसटी के लिए हमारी कंट्री में एक एक्ट है जिसको बोलते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटी एक्ट 1989। यानी कि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब, उनके खिलाफ कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट है हमारे देश में। तो इसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है। तो कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया ठीक है ये एक्ट है, ये आप लोग को पावर देता है, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग इसका मिसयूज करते हुए नजर आओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यह है बेसिक इंफॉर्मेशन। आगे बात करें कोवैक्सीन के बारे में बात की जा रही है। तो डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज करने के लिए नोट दे दिया गया है। तो जो भी कंट्री अभी बोल रही थी हमारे देश में जिसने भी कोवैक्सीन या कोविशील्ड लगा रखी है, तो उनको अपनी कंट्री में अलाउ नहीं किया जाएगा। अब उनके मुंह पर ताला लग गया, हमारे देश की दवाई अब अलाउ कर दी गई है, तो बहुत बड़ी बात है यहाँ पर ये। तो बात करें तो ये कोवैक्सीन बनाएगी भारत बायोटेक के द्वारा, ठीक है, और यहाँ पर इसको ग्रांट किया गया इमरजेंसी यूज, बेसिकली अभी यहाँ पर लिस्ट किया गया उसके लिए डब्ल्यूएचओ के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किस किस के द्वारा मिलकर बनाई गई यहाँ पर ये डेवलप की गई है? तो मेडिकल रिसर्च एंड जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी यहाँ पर पुणे के अंदर में है, इसके द्वारा मिलकर भारत बायोटेक के साथ में मिलकर ये बनाई गई है। ये ग्रांट किया गया कि यूज की जाएगी पर्सन ईयर 18 या फिर अबव, 2 डोज दिए जाएंगे यहाँ पर उस पर्सन को, और 4 हफ्ते का बेसिकली यहाँ पर गैप होना चाहिए, लगभग 1 महीने का। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में याद रखें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी इसको अप्रूवल दे दिया गया है। बाकी दीपावली सेलिब्रेशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये है बेसिकली सरयू रिवर, कहाँ पर है? अयोध्या के अंदर में। और यहाँ पर अभी रिसेंटली अगर आप लोग इसके बारे में बात करते हैं तो बोला जा रहा है 3 लाख अर्थन लैंप यहाँ पर लगाए गए। देखिए काफी ज्यादा जरूरी है, अगर दीपावली आप लोग सेलिब्रेट करते हैं तो आप लोग मिट्टी के जो बेसिकली नहीं छोटे छोटे चुग्गे बोलते हैं बेसिकली हमारे साइड में, इनको आप लोगों की साइड में क्या बोलते हैं आप लोग बताना। ठीक है, दिए जिनको नॉर्मली आप लोग बोल सकते हैं। तो जो मिट्टी के जो दिए होते हैं उसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है। ठीक है, जो दिए होते हैं मिट्टी के, ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो उसको बेसिकली आप लोग उनसे खरीद सकते हैं जो बनाते हैं, नेचुरली एक अच्छे रहते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्लास्टिक वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और आप लोग एक तरीके से ये अपने लिए तो फायदा पहुंचाएंगे, नेचर के लिए फायदेमंद है। तो अभी यहाँ पर अयोध्या के अंदर बोला गया कि 3 लाख के करीब ऐसे दिए जलाए गए। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में है। अभी अगर बात करें, पैलेस्तीन एक ऐसा देश है जो काफी ज्यादा दिक्कत में जूझ रहा है इजराइल की वजह से, और इजराइल जो है वो इंडिया का काफी अच्छा दोस्त है। तो पैलेस्तीन के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा भी गुहार लगाई जा रही है इंडिया से कि इंडिया को एक तरीके से सपोर्ट करना चाहिए पैलेस्तीन के मुद्दे पर। तो उसकी वजह से ये न्यूज में है। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया रखिएगा इसके बारे में। आगे इस बात करते हैं, हमारी कंट्री में अगर बात करें काफी बड़ी बात है, अगर किसी को जेल में डाल रखा है उसको जेल से निकलना है तो बहुत बड़ा महाभारत हो जाता है। यानी कि अगर जेल से छूट भी रहा है तो छूटने के बाद में अगर बेल हो गई है उसके बाद में भी कई दिन जेल में पड़ा रहता है इंसान। यहाँ पर फैजन ये 19 ईयर ओल्ड अरेस्ट किया गया ये मई 31। ठीक है, तो कस्टडी में इसको ले लिया गया चोरी के उसमें। ठीक है, तो ये जेल में गया दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा 24 सितंबर को इसको यहाँ पर बेसिकली बेल दे दी, पर लेकिन इसके बाद में भी यहाँ पर ये 16 सितंबर को छोड़कर आया। यानी कि लगभग 20 दिन के करीब इंसान जो है 20 से 22 दिन के करीब जो है वो जेल में पड़ा रहा। ठीक है, तो बोलने वाली बात यहाँ पर ये हो जाती है कि एक इंसान ऑलरेडी बेल मिल चुके फिर भी जेल में पड़ा हुआ है। ऐसे यहाँ पर आर्यन खान का वेट कर रहा है अभी रिलीज होने के लिए, वैसे बेल हो चुकी है। तो ये इतना सिस्टम ये बोला जा रहा है कि ये सिस्टम गलत है। जब ऑलरेडी कोर्ट ने छोड़ दिया तो फिर उसको उस तरीके से लेकर चलना, ऑनलाइन चीजों को ट्रांसफर करो या जो भी करो, फटाफट इंसान वहां से निकलना चाहिए। उसके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है यहाँ पर, अगर उसको आप लोग अब भी जेल में रखे हुए हैं तो ये बातें यहां पर बोलेगी। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, हल्का सा याद रखिएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 देखने को मिली तो वहां पर एक काफी बड़ी बात निकल कर आई हमारी कंट्री में। ये है जिनका नाम है विनेश। ठीक है, तो विनेश जो है बेसिकली विनीशा। ठीक है, तो एक तरीके से इनके द्वारा यहाँ पर एक काफी अच्छा स्पीच दिया गया और स्टैंडिंग ओवेशन देखने को मिला, सबने क्लैपिंग की। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इनके द्वारा बोला गया कि आज की डेट में जो जनरेशन है वो काफी एंग्री है यहाँ पर जो लीडर है उनके ऊपर, क्योंकि लीडर जो है वो चीजों को उस तरीके से फॉलो करके नहीं चल रहे हैं जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो ये इनके द्वारा अभी काफी एक बड़ा इन्वेंशन भी किया गया, सोलर पावर्ड आयरन कार्ड बनाया गया इनके द्वारा। यानी कि नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा जहां पर भी कोई प्रेस करता था वो क्या करता था, वो बेसिकली कोयला लेकर बैठता था और फिर गर्म कर उससे प्रेस करता था। अभी इन्होंने उस सिस्टम को चेंज कर दिया है, इन्होंने उसके ऊपर सोलर पैनल लगा दिया है और सोलर पैनल से प्रेस चलेगी तो काफी लार्ज स्केल पर हम लोग जहां जहां पर भी ये कोयले की मशीन यूज की जाती है उसको हम लोग हटा सकेंगे, ये बेसिकली देखने को मिल रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये निकल कर आया, जिसके चलते कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि एक सॉल्यूशन निकाला गया उस पर्टिकुलर पर्पज का। तो एक अच्छा एक तरीका यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा। यूएसए के द्वारा बोला गया कि जो इजराइल का पेगासस जो वायरस है उसको ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये इंसान के फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है और एक तरीके से गलत है, यहाँ पर ये इंसान की प्राइवेसी में घुस रहा है। ठीक है, इसी के साथ में जो द्रविड़ साहब है राहुल द्रविड़, उनको हेड कोच बना दिया गया इंडियन टीम का। ठीक है, तो ये भी नेक्स्ट जो न्यूजीलैंड का दौरा होगा वहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा। चाइना के अंदर एक शॉकिंग न्यूज निकल कर ये आई कि यहाँ पर एक काफी एक इंपॉर्टेंट स्टार प्लेयर है, ठीक है, जिनका नाम है पेंग शुई। ठीक है, तो उनके द्वारा आरोप लगाया गया यहाँ पर, जिनका नाम है जियांग गोली। इनको बोला गया कि इनके द्वारा काफी लगभग 10 साल पहले इनको सेक्सुअली असोल्ट किया गया था।
कई सारी मूवीज भी आप लोगों ने देखी होगी, किसी के अंदर टैलेंट है, वो आगे आना चाहता है, तो गेम में कई बार ये रहता है कि उनके साथ में सेक्सुअली उल्टी सीधी हरकतें की जाती हैं, तब इंसान जो है वो आगे बढ़ पाते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें एक तरीके से अपने टैलेंट के बेस पर कई बार आगे नहीं बढ़ पाते हैं, खासकर इन चीजों में। तो ये ऐसी हरकतें जो हैं वो काफी एक गलत इंपैक्ट डालती हैं और काफी गलत चीज भी देखने को मिलती है। आगे अगर बात करें यहाँ पर IHS मार्केट सर्विस के बारे में बात की जा रही है, ये एक तरीके से इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है PMI, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है उसको रैंक करते हैं हम लोग 0 से लेकर 100 के बीच में। तो यहाँ पर अगर 50 है तो इसका मतलब ये यहाँ पर अबव 50 है तो इसका मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, बिलो 50 है तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और 50 पर है तो कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो अगर पहले वाले मंथ के कंपेयर में अगले वाले मंथ में तो यहाँ पर अगर आगे बढ़ गया तो इसका मतलब है कि एक तो कम रह गया अगर, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें की गई है। बाकी यहाँ पर अभी रिसेंटली आप लोगों को पता है मेजर ध्यानचंद अवार्ड ये दिए जा रहे हैं। ये वही अवार्ड है जिनको हम लोग पहले किस नाम से पुकारते थे, बताइए। चलिए मैंने डिटेल में आप लोग को पढ़ाया था अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले। बताइए किस नाम से पुकारते थे। अभी यहाँ पर इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड से पुकारा जा रहा है। ठीक है, तो ओलंपिक टीम जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लेकर आई हमारी, ठीक है, तो उनके यहाँ पर जो कैप्टन है मनप्रीत सिंह, उनको भी यहाँ पर बेसिकली मेजर ध्यानचंद अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया, और नीरज चोपड़ा और कई सारे प्लेयर तो आप लोगों ने देखे ही। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था टोटल डिस्कशन। तो क्या क्या डिस्कस किया हम लोगों ने, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर बात की बाई इलेक्शन के बारे में, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिटेल में मैंने बता दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला एंगल था वो आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने बात की यहाँ पर जीएसटी के बारे में। ठीक है, तो जीएसटी के चलते हम लोगों ने चीजों को काफी अच्छे से समझा, तो इसके ऊपर भी कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कितना यहाँ पर कलेक्शन आ, क्या क्या चीजें देखने को मिली, तो काफी अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया इसके बारे में। ठीक है, तो सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी, ताकि और क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड नहीं है वो भी हम लोगों ने समझा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को काफी डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया, क्या है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, दिक्कत क्या है, क्या चीजें हम लोग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो काफी अच्छे से मैंने कौन सी कमेटी बनाई गई सारी डिटेल में डिस्कस की। ठीक है, पेगासस वायरस के बारे में हम लोगों ने बातें की, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है कि क्या है, कहां से निकल कर आया, और क्या क्या चीजें कैसे यूज किया जाता है, क्या है ये वायरस, किसके द्वारा बनाया गया, और हमारी कंट्री में क्या क्या कानून है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो इनके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। एक हम लोगों ने यहाँ पर बात की बेसिकली जिसके बारे में, ये हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के बारे में बात की। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ये भी देखा था यहाँ पर क्या क्या प्राइस वगैरह बढ़ रहे हैं, और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। WHO के द्वारा यहाँ पर जो बेसिकली अप्रूवल दिया गया, ये भी याद रखिएगा। ये दीपावली सेलिब्रेट की जा रही है, आप भी अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। NCPCR भी हम लोगों ने जाना क्या था, क्या क्या कहां पर क्या क्या चीज देखने को मिल रही है, इसी के साथ में क्या सिस्टम है इसके बारे में बोलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर एक पर्टिकुलर ये इवेंट था, इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने कुछ बेसिक न्यूज देखी, और ये PMI के बारे में कुछ डिटेल में जाना, और ये था पर्टिकुलर अवार्ड। तो ये था आज का डिस्कशन। जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आप लोग को कल मिलेगा, आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। 4 मैप बेस्ड क्वेश्चन हो गए एक जगह, तो उनका अटेम्प्ट कीजिएगा। तो कैसा रहा ये लेक्चर जरूर बताना, PDF यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, और क्वेश्चन भी आंसर राइटिंग के पोस्ट कर दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ फिर से आप सभी लोगों को। हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों की जिंदगी में ये दीपावली जो है वो खुशियां भर कर लाए, और अच्छे से आप लोग एंजॉय करिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।